नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु। यह अध्याय विज्ञान की जो रसायन विज्ञान शाखा है उसको सीखने में इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है और ये एक आधारभूत शिला है जो रसायन विज्ञान आप आगे चलकर पढ़ेंगे उसमें आपको महत्वपूर्ण सहायता ये प्रदान करेगा। तो आइए हम प्रारंभिक तौर पर इस चैप्टर की मूलभूत बातें यहाँ पे आज सीखते हैं, बेहद ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु शब्द की। परमाणु का अर्थ होता है बच्चों तत्व या प्रकृति में किसी भी प्रकार के तत्व का अति सूक्ष्म कण जो आगे चलकर विभाजित नहीं होता है, अविभाज्य रहता है, उसको हम परमाणु कहते हैं। और एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलकर उनका अणु बनाते हैं, फिर वो तत्व के रूप में उपस्थित होता है। तो आइए यहाँ पर हमारा जो प्रमुख बिंदु है परमाणु, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। इसका जो आधार है वो कुछ वैज्ञानिकों ने, यहाँ पर मैं उल्लेख करूंगा, उन वैज्ञानिकों के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति और फिर इसके आधार पर जो प्रयोग हुए थे इनके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले परमाणु शब्द है वो भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने परिभाषित किया था। उनके अनुसार सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है वो परमाणु कहलाता है। उसके बाद दो वैज्ञानिक और आए, उनके नाम है डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने भी परमाणु शब्द है उसकी उत्पत्ति की थी। परमाणु शब्द के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि अविभाज्य कण को हम परमाणु कहते हैं। आगे चलकर परमाणु का जो भूमिका होती है और उसके आधार पर जो रसायन के सिद्धांत बने उनको दो वैज्ञानिकों ने उल्लेखित किया। उनके नाम है बच्चों आंतवा एल लवाजिए और दूसरा वैज्ञानिक है जोसेफ एल प्राउस्ट। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर रसायन विज्ञान में रासायनिक संयोजन के नियम प्रतिपादित किए थे। उन दोनों का उल्लेख करना चाहूंगा। पहला उन्होंने दिया था द्रव्यमान संरक्षण नियम और दूसरा उन्होंने दिया था स्थिर अनुपात का नियम। तो आइए चलते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात के नियम पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व यौगिकों का द्रव्यमान और अभिक्रिया के पश्चात यौगिकों के द्रव्यमान में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है, अर्थात उनके द्रव्यमानों में किसी प्रकार का अंतर नहीं आने का जो सिद्धांत है उसकी पुष्टि के लिए यहाँ हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में हम प्रयोगशाला में कांच का एक उपकरण होता है जिसको अपन कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। दूसरा उपकरण है उसको अपन टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। अब इन उपकरणों के साथ एक कॉर्क और रखते हैं ताकि जब हम इस टेस्ट ट्यूब को इस डोरी से बांध के इसको स्थिर करेंगे तो उसमें कॉर्क की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब आ जाइए प्रयोग क्या करना है। प्रयोग के लिए आपको दो प्रकार के यौगिकों का सेट लेना है। इन यौगिकों का सेट के लिए हम यहाँ पर XY मान लेते हैं। यहाँ मेरे पास 3 सेट है, आपकी पाठ्य पुस्तक अनुसार ही मैंने वो सेट लिए हैं। तो देखिए वो 3 सेट कौन कौन से हैं। मेरे पास पहला सेट है बच्चों कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, तीसरा है लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ इन तीनों में से कोई एक सेट का मतलब है X और Y दोनों लेना। तो एक सेट ले लीजिए बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। इस सेट को हम लेते हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। इनका हमें जलीय विलयन बनाना है। तो जलीय विलयन बनाने का भी एक सिद्धांत होता है, पूर्व कक्षा में मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर जलीय विलयन बनाने के लिए मुझे 5% विलयन इनका तैयार करना है। तो बच्चों देखो 5% विलयन बनाने का मतलब क्या होता है कि आपको वेट बाय वेट परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए इनकी मात्राएं लेनी है। तो वेट बाय वेट में परसेंटेज में मात्रा लेने के लिए हमें इनके पदार्थों की मात्रा को ग्राम में लेना है। तो बेरियम क्लोराइड की 5 ग्राम मात्रा को 95 ग्राम जल में घोलने पर हमें 5% विलयन
प्राप्त होता है। ऐसा ही आप सोडियम सल्फेट के साथ करेंगे 5% विलयन बनाने के लिए। तो कैलकुलेशन मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताई दी थी कि 5% विलयन कैसे बनाया जाता है। अब इन विलयनों की मात्रा को कॉनिकल फ्लास्क में आप वाई लेंगे अर्थात सोडियम सल्फेट ले लेंगे और बेरियम क्लोराइड को आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है। अब मात्राएं लेने के बाद टेस्ट ट्यूब को आपको डोरी से बांधकर इसको कॉर्क के साथ सेट कर देना है। अब इस संपूर्ण उपकरण को आपको तोल लेना है जिससे आपको इस उपकरण के अंदर रखी हुई मात्राओं के बारे में पता रहे कि मात्राएं कितनी है। अब आपको तोल लेने के बाद इस कॉनिकल फ्लास्क को हिला देना है। हिलाने के बाद इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा बेरियम क्लोराइड कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगा। अभिक्रिया करने के पश्चात आप इसी उपकरण को पुनः तोलेंगे। तोलने के बाद भी आपको द्रव्यमानों में किसी प्रकार का अंतर नहीं दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या पूर्व में या रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमानों में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक अथवा क्रियाकारक तथा उत्पाद में परिवर्तन के दौरान उनके द्रव्यमानों में न तो कोई परिवर्तन होता है अर्थात द्रव्यमान को न तो सृजित किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। इस संपूर्ण प्रयोग को निष्कर्ष के तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे। बोर्ड पे देखिए, निष्कर्ष के रूप में द्रव्यमान संरक्षण नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता। तो ये था रासायनिक संयोजन में पहला नियम। आ जाइए दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों स्थिर अनुपात का नियम। देखिए, कोई भी रासायनिक यौगिक होता है जो दो भिन्न भिन्न तत्वों परमाणुओं से मिलकर एक नया कंपाउंड तैयार करता है जिसको अपन यौगिक बोलते हैं। उनमें उन संयोग करने वाले तत्वों की मात्रा का एक अनुपात होता है, उसको अपन स्थिर अनुपात बोलते हैं। एक निश्चित अनुपात में वो संयोग करते हैं और एक अणु का निर्माण करते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे। इस नियम को लेवोजियन ने दिया था जिसके अनुसार यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के योग से बनता है। प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है। देखिए, इस बात को बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए, हम जल का अणु जानते हैं। जल के अणु का सूत्र जो होता है वो होता है H2O। H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। अब इनके जो एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट मैं अगले चैप्टर में भी आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। यानी इसकी जो द्रव्यमान इकाई है उसका जो मान होता है वो 1 होता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन की द्रव्यमान इकाई का मान होता है 16। तो हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु होने के कारण से यहाँ मैं इसको 2 लिख सकता हूँ। ऑक्सीजन का 1 परमाणु है तो इसको 16 लिख सकता हूँ। इनका सरलतम अनुपात प्राप्त करने पर ही हमें 1:8 प्राप्त होता है, और 1:8 है। इसी अनुपात में जल के अणु की उपस्थिति होती है। अब इसको एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं। मान लीजिए 9 ग्राम जल लिया जाता है, तो 9 ग्राम जल के अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस और दूसरी 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस मिलकर वो 9 ग्राम जल का निर्माण करते हैं। तो देखिए, इसमें अनुपात क्या हो गया, फिर क्या हो गया, स्थिर हो गया। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस में भी नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास यूनिट अर्थात उसका द्रव्यमान इकाई होती है वो 14 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है। क्योंकि परमाणु यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैंने 3 ले लिए। अनुपात मुझे प्राप्त हुआ 14:3। अब यदि इसकी मैंने 17 ग्राम मात्रा ली है तो नाइट्रोजन की यहाँ पे 14 ग्राम मात्रा हमें प्राप्त होगी और हाइड्रोजन की हमें यहाँ पे 3 ग्राम मात्रा प्राप्त होगी। तो इस नियम को, इस सिद्धांत को हम कौन सा सिद्धांत बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। इन दोनों नियमों के बाद एक वैज्ञानिक और आए। वैज्ञानिक का नाम था डाल्टन। डाल्टन ने इन दोनों नियमों को भली भांति इनका अध्ययन करके फिर अपना सिद्धांत दिया कि ये कितने सारगर्भित और आवश्यक सिद्धांत है रसायन को समझने के लिए। तो डाल्टन ने फिर अध्ययन के पश्चात कुछ सिद्धांत दिए, कुछ नियम उन्होंने बताए और उन्हीं का हम यहाँ पे उल्लेख करेंगे। तो आइए जानकारी लेते हैं सबसे पहले नियम की। सबसे पहले तो उन्होंने बता ही दिया था तत्व यौगिक मिश्रण।
सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये ऑब्वियसली आपको पता चली गया है। अब जो ये 6 नियम उन्होंने बनाए उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है। कोई भी तत्व है, आप लोहा का टुकड़ा लेंगे तो उसमें सभी के सभी परमाणु हैं वो लोहे के होंगे। अगर सोने के बारे में बात करेंगे तो सोने के होंगे। फिर देखिए अगला जो उन्होंने नियम दिया था, परमाणु अविभाज्य कण अर्थात अति सूक्ष्म कण है वो और आगे विभाजन उसका नहीं होता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है और न ही उसका विनाश होता है। ये उसने दूसरा सिद्धांत दिया था। तीसरा उन्होंने बताया, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म एक जैसा होता है। अगर आप लोहे की बात करेंगे तो सभी के सभी परमाणु हैं वो अपना जो द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म है वो एक जैसा ही रखेंगे। परंतु यदि आपने भिन्न भिन्न तत्वों के बारे में या भिन्न भिन्न परमाणुओं से बने यौगिकों के बारे में बात करिए तो फिर उनके रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न होंगे, उनके द्रव्यमान भी भिन्न होंगे। पांचवा नियम उन्होंने दिया था, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, जिसकी चर्चा हमने ऊपर करी ली थी। और अंत में आता छठा बिंदु, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होता है। तो यहाँ पर हमने सबकी यहाँ पे इनकी चर्चा कर ली थी। अब आइए बात करते हैं कि परमाणु की साइज क्या होती है। परमाणु की साइज के यानी वो कितना छोटा होता है। तो देखिए किसी भी परमाणु को उसकी नाभिक से उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी से होती है, जिसको परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, उसके आधार पर उसका आकार तय होता है। लेकिन परमाणु का जो आकार नापा गया है उसके अनुसार एक परमाणु की जो साइज होती है वो नैनोमीटर में नापी जाती है। और 1 नैनोमीटर कितने मीटर के इक्विवेलेंट होता है। अगर आप 1 में 10⁹ का भाग लगा देते हैं तो वो संख्या बढ़ जाती है 1 × 10⁻⁹, यानी इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁹ इतना सूक्ष्म होता है। और अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर है वो 10⁹ नैनोमीटर होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे तत्वों के प्रतीकों के बारे में और उनकी आईयूपीएसी सिद्धांत के आधार पर जो प्रतीक रखे गए हैं